वेलकम टू ध्रुव डी एजुकेशन चैनल। और कल पार्लियामेंट टॉपिक के हमने 50 क्वेश्चंस का क्विक रिवीजन कर लिया था और आज उससे आगे के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। पार्लियामेंट एक बड़ा टॉपिक है, काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में पार्लियामेंट से कि और लगभग 2-3 क्लास में कंप्लीट होगा पार्लियामेंट टॉपिक। ठीक, सो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अगर पहली क्लास ना देखी हो, इससे पहले वाली क्लास ना देखी हो अभी तक आपने, तो उस क्लास को देख लेंगे इसको देखने से पहले, क्योंकि तभी आपके समझ में आएगा। क्योंकि ऑलरेडी मैं 50 क्वेश्चंस का रिवीजन करा चुकी हूँ और आज उनसे अगले 50 क्वेश्चंस का मैं रिवीजन कराऊंगी। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और क्वेश्चन 1 है, 51 क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्टेट्स हैज़ इक्वल सीट इन लोकसभा। अब इनमें से बताना है कौन से 2 स्टेट हैं जहाँ पे जिनमें इक्वल सीट है लोकसभा की। डिटेल में देखते हैं आंसर। द सीट्स अलॉटेड टू स्टेट्स गिवन इन द ऑप्शंस आर एज फॉलोज। पंजाब में 13 है, असम में 14 है और गुजरात में 26 सीट है, राजस्थान में 25 है, एमपी 29 है, तमिलनाडु 39, आंध्र प्रदेश 42, वेस्ट बंगाल 42। 10 आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल हैव इक्वल सीट्स इन लोकसभा। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया है? आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल। तो ऑप्शन में है आंध्र प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। ठीक है, इसका ऑप्शन होगा क्योंकि दोनों में ही लोकसभा की 42 सीट्स हैं। एट प्रेजेंट आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ तेलंगाना इन 2014, लेकिन अब ये बदल गया है क्योंकि तेलंगाना का फॉर्मेशन हो गया था, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो गया था 2014 में। तो 42 सीट्स थी आंध्र प्रदेश में, जब तेलंगाना भी इंक्लूड था आंध्र प्रदेश के अंदर, लेकिन 2014 में तेलंगाना अलग हो गया है। 17 सीट्स हैव बीन अलॉटेड टू तेलंगाना। तो अब तेलंगाना के पास 17 सीट्स चली गई हैं। सो आंध्र प्रदेश हैज़ 25 सीट्स। ठीक है, अगर पहले जिस टाइम पे क्वेश्चन आया हुआ है 2005 में, तो आंसर इसका डी था, लेकिन अब की प्रेजेंट की बात करें तो अब तेलंगाना अलग हो गया है और 17 सीट्स जो है वे तेलंगाना में चली गई हैं, आंध्र प्रदेश की लोकसभा की सीट। और अब आंध्र प्रदेश के पास केवल 25 सीट रह गई हैं, इसलिए इसका आंसर एट प्रेजेंट में कोई सा नहीं है। 2005 की बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच। इनमें से देखना है कौन सी पेयर करेक्टली मैच नहीं है। तो आंध्र प्रदेश में अब 42 तो सीट रही नहीं है, अब कितनी हो गई? 25 हो गई हैं। और असम 13, पंजाब 13, वेस्ट बंगाल 42 अभी बताई हैं ऊपर, सब में अलग अलग है, कोई सभी मैच नहीं है। असम में कितनी है? 14 है, इन्होंने दिया है 13। पंजाब में कितनी है? पंजाब के अंदर 13 है। और वेस्ट बंगाल में कितनी है? वेस्ट बंगाल में 42 हैं। ठीक है, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा इसमें देखो वेस्ट बंगाल सही है क्योंकि 42 सीट्स हैं लोकसभा की। और असम में तो 14 है। पंजाब भी सही है, पंजाब के अंदर कितनी है? 13 है। तो ये दोनों तो करेक्ट है और ये दोनों क्या है? इनकरेक्ट है। इसलिए इसका आंसर कुछ भी नहीं है क्योंकि इसमें इनकरेक्ट पूछा है ना, नॉट करेक्ट पूछा है, तो 2 आंसर हो गए इसके नॉट करेक्ट। इसलिए इसका आंसर इसमें कुछ भी नहीं लगाया इन्होंने, क्योंकि असम में भी कितनी है? 14 है और दे दी है इन्होंने 13। चलिए नेक्स्ट है मैच द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट इन लोकसभा। रिप्रेजेंटेशन मैच करना है, कहाँ कितनी सीट है। तो देखते हैं डिटेल में इसका आंसर। वैसे तो आंसर इसका डी है, डिटेल में देखेंगे। आंध्र प्रदेश में कितनी सीट है? 25 सीट हैं लोकसभा में आंध्र प्रदेश की। तेलंगाना की 17 है, तमिलनाडु 39 है, महाराष्ट्र 48 हैं, छत्तीसगढ़ 11 है, वेस्ट बंगाल 42 हैं, उत्तर प्रदेश 80 सीट हैं लोकसभा में, बिहार की 40 है, मध्य प्रदेश की 29 है। उत्तर प्रदेश हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ 80 इन लोकसभा। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के हैं, 80 लोकसभा सीट है उत्तर प्रदेश की। छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन हैज़ कैप्ट दिस क्वेश्चंस अंडर कंसिडरेशन। ठीक है, तो डिटेल में देख लेना, इसका आंसर डिटेल में ही सही है क्योंकि यहाँ पे इसका आंसर छत्तीसगढ़ जो कमीशन था उसने तो इसका आंसर कुछ बताया नहीं है, लेकिन वैसे आंसर इसका डी माना गया है। नेक्स्ट है फिर 54 क्वेश्चंस। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट 2 मेंबर्स ऑफ द लोकसभा आर इलेक्टेड। कौन से 2 स्टेट से लोकसभा के 2 मेंबर इलेक्ट किए जाते हैं? तो ये है त्रिपुरा। अमोंग अबोव ऑप्शंस त्रिपुरा इज द स्टेट फ्रॉम वेयर 2 मेंबर ऑफ द लोकसभा आर इलेक्टेड अपार्ट फ्रॉम त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश।
गोवा, मणिपुर, मेघालय हैव 2 मेंबर्स ईच रिप्रेजेंटिंग इन लोकसभा। लोकसभा से त्रिपुरा में अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर और मेघालय, यहाँ से 2-2 मेंबर चुने जाते हैं। विच अमोंग द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरेटरीज हैज़ ओनली 1 सीट इन लोकसभा। कहाँ से केवल 1 सीट है लोकसभा में? तो ये है चंडीगढ़, सिक्किम और मिजोरम, यहाँ से केवल 1-1 सीट है। चंडीगढ़, सिक्किम एंड मिजोरम is a group of state union territories which have been allotted only 1 seat each in the Lok Sabha. Other states और union territories which have only 1 seat are अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, नागालैंड और पुडुचेरी है। ठीक है, यहाँ से भी केवल 1-1 सीट ही है लोकसभा में इनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर डिलिमिटेशन द लार्जेस्ट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ वोटर्स इन यूपी। यूपी में बताना है लार्जेस्ट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज कौन सी है, वोटर्स के नंबर में अगर देखें तो लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है? अमेठी, उन्नाव, लखनऊ या बागपत? तो ये है उन्नाव। आउट ऑफ द अबव गिवन ऑप्शंस द लार्जेस्ट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ वोटर्स इन इज उन्नाव व्हाइल द लार्जेस्ट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी इज गाजियाबाद। वोटर के मामले में देखें अगर तो उन्नाव है, और वैसे लार्जेस्ट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो गाजियाबाद है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ वोटर्स इन द स्टेट। अच्छा, इन सब में ये जो यहाँ पे दिए गए हैं नाम, इन सब में तो उन्नाव है। वैसे जो है अगर देखें तो वैसे सबसे लार्जेस्ट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है यूपी की? गाजियाबाद है। ठीक है, और अगर विकल्प में जो ये ऑप्शन दिए गए हैं अमेठी, लखनऊ, बागपत, उन्नाव, तो इनमें सबसे ज़्यादा है उन्नाव में। फिर है व्हाट इज़ द मैक्सिमम एक्सपेंडिचर लिमिट फॉर द पार्लियामेंट्री इलेक्शन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूएंसी। क्या है मैक्सिमम लिमिट एक्सपेंडिचर की? तो ये चेंज हो गई है, अभी पहले कम थी अब बढ़ा दी गई हैं। इन जनवरी 2022 द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इंक्रीज्ड द एक्सपेंडिचर लिमिट फॉर कैंडिडेट्स कंटेस्टिंग इन लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। द इलेक्शन कमीशन हाइक्ड द पोल एक्सपेंडिचर लिमिट अप टू 95 लाख फॉर द लोकसभा इलेक्शन। लोकसभा इलेक्शन के लिए कितनी कर दी है लिमिट इसकी? 95 लाख। फॉर द स्टेट असेंबली इलेक्शन द एक्सपेंडिचर लिमिट हैज़ बीन इंक्रीज्ड टू 40 लाख से बढ़ा 40 लाख कर दी है। कितने से? 28 लाख से बढ़ा के 40 लाख कर दी है स्टेट असेंबली इलेक्शन के लिए, स्टेट के असेंबली इलेक्शन के लिए। एक्सेप्ट दिस इन स्मॉलर स्टेट्स कैंडिडेट नाउ स्पेंड ए मैक्सिमम ऑफ रेट 28 लाख 40% हायर देन द प्रीवियस लिमिट ऑफ रेट 20 लाख। अभी फर्स्ट जनरल इलेक्शन लोकसभा वाज हेल्ड इन कब हुए थे? पहले इलेक्शन लोकसभा के तो ये 1952 में हुए थे। फर्स्ट जनरल इलेक्शन ऑफ लोकसभा वाज हेल्ड बिटवीन 25 अक्टूबर 1951 एंड 21 February 1952। द इलेक्शन वाज हेल्ड फॉर टोटल 489 सीट्स पे इलेक्शन हुए थे पहले, और फर्स्ट सेशन ऑफ द लोकसभा कमेंस्ड ऑन 13 मई 1952। पहला लोकसभा का सेशन चला था 13 मई 1952 को। नेक्स्ट है 9th लोकसभा वाज डिसॉल्व ऑन। कब डिसॉल्व की गई थी? ये 13 मार्च 1991 को। 9th लोकसभा वाज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन दिसंबर 1989 को कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, और कब डिसॉल्व की गई थी? ये 13 मार्च 1991 को। द इलेक्शन ऑफ 12th लोकसभा ऑफ इंडिया वाज हेल्ड इन, कब हुए थे? 12वीं लोकसभा के लिए इलेक्शन, तो ये हुए थे फरवरी 1998 में। तो सन भी ध्यान रखना है कौन सी लोकसभा का कब हुई थी। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन आ रहे हैं इनसे भी। और एट प्रेजेंट में जहाँ जहाँ स्टेट में इलेक्शन हुए हैं तो वहाँ की आप लोकसभा सीट, वहाँ की विधानसभा सीट, ये सब भी लर्न कर लेंगे क्योंकि अब ये भी एग्जाम में पूछी जाती हैं। द इलेक्शन फॉर 12th लोकसभा वर हेल्ड इन February 1998 एंड 12th लोकसभा वाज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन 10th March 1998 एंड वाज डिसॉल्व ऑन 26 अप्रैल 1999। 12वीं लोकसभा कॉन्स्टिट्यूट हुई थी 1998 में और डिसॉल्व हुई थी 26 अप्रैल 1999 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट दिया गया है और रीज़न देखना है करेक्ट है या नहीं।
NDA government does not like discussion under Rule 184 of Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha. रीज़न क्या है? दिस रूल प्रोवाइड्स फॉर वोटिंग आल्सो अलोंग विद डिस्कशन. तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा. दोनों ही करेक्ट हैं और ये इसका सही एक्सप्लेनेशन है. डिटेल में देखो आंसर. बोथ ए स्टेटमेंट ए एंड आर ट्रू बट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. अकॉर्डिंग टू रूल 184 आफ्टर डिस्कशन ऑन ए मैनर वोटिंग शैल टेक प्लेस. इफ रूलिंग पार्टी गेट लेस वोट्स इन फेवर देन इट मे लॉस रूलिंग पोजिशन. ठीक है, किसी भी मैटर पे डिस्कशन करने के लिए क्या होता है, वहाँ पे वोटिंग होती है और अगर जो पार्टी है उसको, रूलिंग पार्टी, अगर उसको वोट कम होते हैं तो क्या करती है, अपना पोजीशन को लॉस कर देती है. हु इज़ द लीडर ऑफ द लोकसभा. कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं लोकसभा के लीडर. अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 75(1) द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेजिडेंट. ही इज़ द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड द लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी इन लोकसभा. लोकसभा में जौन सी पार्टी मेजोरिटी में आती है उसके ही उसके लीडर होते हैं प्राइम मिनिस्टर. इफ प्राइम मिनिस्टर इज नॉट ए मेंबर ऑफ द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट देन ही कैन नॉमिनेट अनदर मिनिस्टर एज द लीडर ऑफ द हाउस. फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग 14th लोकसभा मनमोहन सिंह देन ए मेंबर ऑफ राज्यसभा वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बट लीडर ऑफ द हाउस वाज प्रणब मुखर्जी. ठीक है, अगर वे लोकसभा के मेंबर नहीं हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं, तो वे किसी दूसरे पर्सन को भी लोकसभा का लीडर नियुक्त कर सकते हैं, लेकिन वो पर्सन भी लोकसभा का मेंबर होना चाहिए. नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट एरिया वाइज लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज. तो सबसे बड़ी जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो है लद्दाख. The 5 largest constituency for Lok Sabha election on the basis of area. एरिया के बेस पे देखना है. और 5 लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसीज कौन कौन सी हैं? लद्दाख है सबसे बड़ी, फिर है बाड़मेर राजस्थान की बाड़मेर कॉन्स्टिट्यूएंसी, और 3rd नंबर पे है कच्छ, 4th नंबर पे है अरुणाचल ईस्ट, और 5th पे है अरुणाचल वेस्ट. द स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑन द बेसिस ऑफ एरिया इज चांदनी चौक. सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो है दिल्ली की चांदनी चौक, और लार्जेस्ट है लद्दाख. और ये 5 लार्जेस्ट बता दी है, इनकी भी नाम ध्यान रखेंगे. नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. कंसीडर करना है और बताना है कौन सा करेक्ट है. इन द इलेक्शन ऑफ लोकसभा और स्टेट असेंबली द विनिंग कैंडिडेट मस्ट गेट एटलीस्ट 50% ऑफ द वोट पोल्ड टू बी डिक्लेयर्ड इलेक्टेड. और अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन लोकसभा द स्पीकर्स पोस्ट गोज टू द मेजोरिटी पार्टी एंड डिप्टी स्पीकर्स टू द अपोजिशन. लोकसभा की जो स्पीकर होते हैं वो मेजोरिटी पार्टी के होते हैं और जो डिप्टी स्पीकर होते हैं वे अपोजिशन पार्टी के होते हैं. ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बताया गया है. कौन सा करेक्ट है इसमें से? आंसर ना तो मतलब ना फर्स्ट करेक्ट है ना ही सेकेंड, दोनों ही रॉन्ग है. The election for Lok Sabha or State Assembly in India is conducted on the principle of first past the post. In this method, the candidate with the highest number, but not necessary a majority, मतलब ज़्यादा वोट होनी चाहिए, हाईएस्ट नंबर होने चाहिए उसके, but not necessary a majority of votes is elected. Thus, statement is incorrect. According to Article 93 of the Constitution, the House of the People shall as soon as may be choose 2 members of the house to be respectively speaker and deputy speaker. ये हाउस के मेंबर में से ही चुने जाते हैं. ट्रेडिशनली द स्पीकर्स पोस्ट गोज टू द मेजोरिटी एंड द डिप्टी स्पीकर टू द अपोजिशन. हावेवर देयर इज नो सच प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. अच्छा, ये तो सही है कि वो स्पीकर जो होगा वो मेजोरिटी पार्टी का बनेगा और डिप्टी स्पीकर अपोजिशन पार्टी का बनेगा, लेकिन ये प्रोविज़न जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया है, इसलिए सेकंड रॉन्ग है. और फर्स्ट में क्या था? ये है कि हाँ, ये नहीं है कि 50% जो है, इन्होंने कहा है ना कि कैंडिडेट मस्ट गेट एटलीस्ट 50% ऑफ द वोट पोल्ड, तो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ उसके नंबर जो सबसे ज़्यादा उसके वोटर्स होने, सबसे ज़्यादा उसके नंबर होने चाहिए वो वोटर्स के. ठीक है, तो उस बेस पे वो अपनी पार्टी बना सकता है.
उसको सबसे ज़्यादा वोट मिली होनी चाहिए, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो 50% ही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, ए सीट ऑफ ए MP कैन बी डिक्लेयर्ड वैकेंट इफ़ ही एब्जेंट हिमसेल्फ फ्रॉम द हाउस फॉर ए कॉन्टीन्यूस पीरियड ऑफ, अगर वो कितने दिन तक कंटिन्यू एब्जेंट रहता है तो अपनी पोस्ट से हट सकता है MP, तो कितने दिन तक, 2 मंथ तक। अगर वो नहीं आता है 2 मंथ तक तो MP को उसकी पोस्ट से हटाया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 101 क्लाउज 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इफ फॉर ए पीरियड ऑफ 60 days a member of either house of parliament is without permission of the house absent from all meetings thereof, the house may declare his seat vacant, provided that in computing the said period of 60 days no account shall be taken of any period during which the house is prorogued or is adjourned for more than 4 consecutive days। ठीक है, अगर 2 महीने तक एब्जेंट है, 2 महीने का मतलब 60 दिन तक एब्जेंट है, कुछ पता नहीं है, किसी भी मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो उस MP को उसकी सीट से निकाल दिया जाता है, उसकी सीट खाली कर दी जाती है। आफ्टर हाउ मैनी डेज ऑफ एब्जेंस फ्रॉम पार्लियामेंट विदाउट परमिशन कैन ए MP बी डिस्क्वालीफाइड। MP ये कितना है, 60 डेज है। 60 डेज तक अगर MP गायब रहेगा तो उसको उसकी सीट से हटा देंगे। इन इंडिया लोकसभा स्पीकर इज, कैसे होते हैं, लोकसभा के स्पीकर चुने जाते हैं, चूजन होते हैं। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 93 द हाउस ऑफ द पीपल शैल एज सून एज मे बी चूज 2 members ऑफ द हाउस टू बी रेस्पेक्टिवली स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर thereof, and so often as the office becomes vacant the house shall choose another member to be the speaker or deputy speaker as the case may be। अगर ऐसा केस बनता है कि डिप्टी स्पीकर भी नहीं है और स्पीकर भी नहीं है तो हाउस जो होता है वो दूसरे मेंबर्स को चूज कर लेता है, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज इलेक्टेड बाय, कौन इलेक्ट करते हैं इनको, तो ये लोकसभा के मेंबर इलेक्ट करते हैं इनको। द स्पीकर ऑफ लोकसभा इज चूजन बाय ऑल द मेंबर्स ऑफ लोकसभा। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग डजंट टेक ओथ ऑफ द ऑफिस, तो कौन नहीं लेता है, स्पीकर नहीं लेता है ऑफिस की ओथ। स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा डू नॉट टेक ओथ ऑफ द ऑफिस। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कहाँ पूछा गया, छत्तीसगढ़ PCS में पूछा गया 2016 में। आर्टिकल 93 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस अबाउट स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। आर्टिकल 94 डील्स विद वैकेशन एंड रेजिग्नेशन ऑफ एंड रिमूवल फ्रॉम द ऑफिस ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। यह आर्टिकल 94 में दिया गया है। स्पीकर की वैकेशन के बारे में, उनकी रेजिग्नेशन के बारे में 94 में बात की गई है। आर्टिकल 95 डिस्क्राइब द पावर ऑफ स्पीकर, ये स्पीकर की पावर बताता है 95। वेयर इज़ द प्रेजिडेंट एज पर आर्टिकल 60, वाइस प्रेजिडेंट एज पर आर्टिकल 69 और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स 74 क्लाउज 5 में है ये। एंड द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये किस में है, आर्टिकल 124 क्लाउज 6 में। टेक ओथ ऑफ ऑफिस, सबके ऑफिस मतलब सबको ऑफिस के लिए उसके प्रति एक शपथ लेनी होती है। ठीक है, तो आर्टिकल बता दिए कि इसको किस आर्टिकल के तहत शपथ लेनी है। अबे विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट टेक ओथ ऑफ द ऑफिस, कौन नहीं लेता है, स्पीकर नहीं लेता है, नहीं तो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर सब ओथ लेते हैं। द ओथ टू द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट इज एडमिनिस्टर्ड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस प्रेसिडेंट को ओथ दिलाते हैं। और ओथ ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इज एडमिनिस्टर्ड बाय द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को ओथ दिलाते हैं। और प्राइम मिनिस्टर को कौन दिलाते हैं, प्रेसिडेंट दिलाते हैं। और प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर्स द ओथ टू द मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के मेंबर हैं उनको प्रेसिडेंट ओथ दिलाते हैं। और स्पीकर डज नॉट टेक ओथ ऑफ द ऑफिस। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अब, हु डज द स्पीकर ऑफ लोकसभा सबमिट्स हिज रेजिग्नेशन टू, तो किसको देता है लोकसभा का स्पीकर अपना रेजिग्नेशन, ये देते हैं डिप्टी स्पीकर को। द स्पीकर ऑफ द लोकसभा में एट एनी टाइम बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस्ड टू डिप्टी स्पीकर रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस। दिस प्रोविजन हैज़ बीन मेड इन आर्टिकल 94 क्लाउज B विच डील्स विद वैकेशन, रेजिग्नेशन एंड रिमूवल ऑफ द स्पीकर एंड द डिप्टी स्पीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पीकर ऑफ द लोकसभा एड्रेसेस हिज लेटर ऑफ रेजिग्नेशन टू द डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा।
हाउ कैन द स्पीकर ऑफ लोकसभा बी रिमूव, कैसे हटा सकते हैं लोकसभा के स्पीकर को, कैसे रिमूव किया जा सकता है? बाय ए रिजोल्यूशन ऑफ द लोकसभा पास्ड बाय ए मेजोरिटी ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ द हाउस। ठीक है, द प्रोसीजर फॉर रिमूवल ऑफ द स्पीकर ऑफ लोकसभा हैज़ बीन मेड अंडर आर्टिकल 94C। इसमें इसको हटाने का प्रोसीजर बताया गया है। द स्पीकर और द डिप्टी स्पीकर मे बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय ए रिजोल्यूशन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल passed by a majority of all the then members of the house, provided that no resolution shall be moved unless at least 14 days notice has been given to the speaker of the intention to move the resolution। ठीक है, मेजोरिटी से रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। जो लोकसभा के मेंबर हैं उनके द्वारा एक मेजोरिटी से एक रिजोल्यूशन पास किया जाएगा, और वो रिजोल्यूशन भी पास करने से 14 डेज पहले लोकसभा के स्पीकर को उससे नोटिस भेजना पड़ेगा। ठीक है, तब उनको उनके पद से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है, द स्पीकर ऑफ लोकसभा कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म इफ़ द लोकसभा पासिज ए रिजोल्यूशन टू दिस इफेक्ट। ठीक है, अगर लोकसभा में रिजोल्यूशन पास हो जाता है उनकी रिमूवल से रिलेटेड, तो उनको हटाया जा सकता है। द स्पीकर ऑफ द लोकसभा कैन बी रिमूव्ड बाय, कैसे हटाए जाते हैं? रिजोल्यूशन ऑफ द लोकसभा पास्ड बाय ए मेजोरिटी ऑफ द मेंबर ऑफ द हाउस। नेक्स्ट है, रिगार्डिंग द ऑफिस ऑफ द लोकसभा स्पीकर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखना है लोकसभा स्पीकर के ऑफिस से रिलेटेड है स्टेटमेंट, और कौन सा करेक्ट है बताना है। ही या शी होल्ड्स द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लीजर ऑफ द प्रेजिडेंट, जब तक प्रेजिडेंट चाहेंगे तब तक ही रह पाएंगे ऑफिस में अपने। और ही और शी नीड नॉट बी ए मेंबर ऑफ द हाउस एट द टाइम ऑफ हिज हर इलेक्शन, बट हैज़ टू बिकम ए मेंबर ऑफ द हाउस विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ हिज इलेक्शन। थर्ड है, इफ़ ही और शी इंटेंड टू रिज़ाइन द लेटर ऑफ हिज या हर रेजिग्नेशन हैज़ टू बी एड्रेस्ड टू द डिप्टी स्पीकर। तो बताना है कौन सा करेक्ट है। तो आंसर होगा ये तो सही है इसका, और ऐसा भी नहीं है प्रेसिडेंट के प्लेजर तक तो नहीं रहते, इनके लिए तो एक रिजोल्यूशन पास करना होता है। आंसर देखते हैं, इसका आंसर होगा इसका बी। ठीक है, केवल 3 ही राइट है, बाकी ना फर्स्ट राइट है और ना ही सेकेंड राइट है। द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल शैल बी चूजन बाय द मेंबर ऑफ द लोकसभा, लोकसभा के मेंबर में से ही चुने जाते हैं। अमोंग देमसेल्व्स he may be removed from the office by a resolution passed by the majority of all then members of the house. The speaker may address his resignation to the deputy speaker of the house. Next, which one of the following statement regarding the office of the speaker is correct? बताना है कौन सा correct है। He hold office during the pleasure of the president, तो ये गलत है, अभी बताया था। He need not be a member of the house at the time of his election, but has to become a member of the house विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ हिज इलेक्शन। तो ये भी रॉन्ग है, क्योंकि वे लोकसभा के मेंबर में से ही चुने जाते हैं। ही लॉस हिज ऑफिस इफ द हाउस इज डिजॉल्व बिफोर द एंड ऑफ इट्स नॉर्मल टेन्योर, तो ये भी गलत है। इफ़ ही इंटेंड्स टू रिजाइन द लेटर ऑफ रेजिग्नेशन इज टू बी एड्रेस टू डिप्टी स्पीकर, ये करेक्ट है कि वे अपना रेजिग्नेशन किसको देते हैं? डिप्टी स्पीकर को देते हैं। According to Article 94, the Speaker must be a member of the House at the time of his election for the office. The Speaker may be removed by a resolution of a majority of members of the House. According to Article 94, whenever the House is dissolved, the Speaker shall not vacate his office until immediately before the first meeting of Lok Sabha. ठीक है, जब अगर हाउस डिज़ोल्व भी हो जाता है तो स्पीकर जो है तब तक अपनी पोस्ट को नहीं छोड़ता है, मतलब ऑफिस को खाली नहीं करता है जब तक जो नेक्स्ट जो लोकसभा मीटिंग है वो नहीं हो जाती है, क्योंकि नई लोकसभा बनेगी और उसकी फर्स्ट मीटिंग तक जो पहला जो लोकसभा स्पीकर है वो ऑफिस में रहता है आफ्टर द डिसोल्यूशन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 94B, इफ स्पीकर इंटेंड टू रिजाइन द लेटर ऑफ हिज रेजिग्नेशन टू बी एड्रेस्ड टू द डिप्टी स्पीकर। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और बताना है क्या बताना है इसमें से कि क्या करेक्ट है। द स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली शैल वैकेट हिज और हर ऑफिस इफ ही और सी सीजेज टू बी ए मेंबर ऑफ द असेंबली। तो यस,
कर सकता है वो ऑफिस खाली, उसको ऑफिस खाली करना पड़ेगा लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर को। Whenever the legislative assembly is dissolved, the speaker shall vacate his or her office immediately. Immediately तो नहीं करता है ना, फर्स्ट जब जो सेकंड लेजिस्लेटिव असेंबली है, जब उसकी मतलब जो सेकंड जो है वो होगी ना विधानसभा की, सेकंड विधानसभा बनेगी और उसकी जो फर्स्ट मीटिंग होगी तब तक उसको वहीं पे रुकना पड़ेगा। अभी बताया था जो लोकसभा का सिस्टम है वही लेजिस्लेटिव असेंबली का सिस्टम है, ठीक है। तो आंसर हो गया इसका ओनली 1। द स्पीकर इज इलेक्टेड बाय द असेंबली itself from the amongst its members. Usually the speaker remain in office during the life of assembly. He however vacates his office earlier in the any of the following 3 केस। 3 केस में पहले खाली कर सकता है ऑफिस को, किस में? इफ़ ही सीज टू बी ए मेंबर टू बी असेंबली, अगर उसको असेंबली का मेंबर होने से सीज कर दिया गया है। इफ़ ही रिज़ाइन बाय राइटिंग टू डिप्टी स्पीकर, अगर उसने रिज़ाइन कर दिया है। और इफ़ ही इज़ रिमूव्ड बाय ए रिजोल्यूशन पास और बाय ए मेजोरिटी, और अगर उसको रिजोल्यूशन के द्वारा हटा दिया गया है तो इन केस में वो अपने ऑफिस को पहले ही वैकेट कर देता है लोकसभा स्पीकर, नहीं तो वो नेक्स्ट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग तक ऑफिस में रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल 179 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द वैकेशन, रेजिग्नेशन एंड रिमूवल ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ असेंबली। According to Article 179C, whenever the assembly is dissolved, the speaker shall not vacate his office until immediately before the first meeting of assembly after the dissolution। ठीक है, ये उसका ही एक्सप्लेनेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज जनरली अपॉइंटेड एज ए प्रोटेम स्पीकर, किसको बनाया जाता है प्रोटेम स्पीकर? तो ये बनते हैं वन ऑफ द सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द न्यूली इलेक्टेड लोकसभा, ठीक है। As soon as the new government is formed, the legislative section of parliament prepares a list of the senior most Lok Sabha members. This list is then submitted to the Minister of Parliamentary Affairs for the appointment of pro tem speaker. Thereafter, the minister submit a note to the president seeking his approval to the appointment of the pro tem speaker. नेक्स्ट है द फंक्शन ऑफ द प्रोटेम स्पीकर, क्या फंक्शन है प्रोटेम स्पीकर के? तो एडमिनिस्टर ओथ टू मेंबर्स, अच्छा ये मेंबर्स को ओथ दिलाते हैं प्रोटेम स्पीकर। एज सुन एज द न्यू गवर्नमेंट इज फॉर्म, जैसी नई गवर्नमेंट बनती है, द लेजिस्लेटिव सेक्शन ऑफ पार्लियामेंट प्रिपेयर्स ए लिस्ट ऑफ द सीनियर मोस्ट लोकसभा मेंबर्स, इनकी लिस्ट तैयार की जाती है एंड वन ऑफ देम इज अपॉइंटेड एज प्रोटेम स्पीकर। द फंक्शन ऑफ प्रोटेम स्पीकर इज टू एडमिनिस्टर द ओथ to the newly elected members of the house and conduct proceedings till a regular speaker is chosen। ठीक है, तो क्या काम है इसका? जो नई लोकसभा चुन के आती है उसके जो नई लोकसभा चुन के आती है तो उसके मेंबर्स को क्या दिलाते हैं? शपथ दिलाते हैं, और जब तक नया स्पीकर नहीं आता तब तक उसके स्थान पे काम करते हैं। द स्पीकर ऑफ लोकसभा मेक यूज ऑफ हिज कास्टिंग वोट ओनली, कब कर सकते हैं वे कास्टिंग वोट का यूज? टू सेव द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट, इन केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इन केस ऑफ इमरजेंसी, या इन केस ऑफ ए टाई व्हेन वोट्स आर इक्वली डिवाइडेड। तो आंसर इसका हो गया है डी, जब इक्वल वोट हो जाती हैं तब वे अपनी कास्टिंग वोट का यूज करते हैं। आर्टिकल 101 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स ए प्रोसीजर फॉर वोटिंग इन द हाउस। Any question at any sitting shall be decided by a majority of votes of the members present and voting। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन होता है उस पर वोट डालती हैं। According to 101, the speaker or person acting as the chairman or speaker shall not vote in the first instance but shall have and exercise a casting vote। इनको कास्टिंग वोट का अधिकार होता है, फर्स्ट इंस्टेंस में ये वोट नहीं करेंगे। इन द केस ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ वोट, और कास्टिंग वोट क्या होती है? जब वोट इक्वल हो जाती हैं, क्वेश्चन कोई मैटर है और उस मैटर पे इक्वल हो जाती है वोट, तब कास्टिंग वोट डालता है स्पीकर। आर्टिकल 96 गिव्स ए डिफरेंट एक्सरसाइज ऑफ कास्टिंग वोट बाय स्पीकर। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 96 क्लाउज 2, द स्पीकर शैल हैव राइट टू कास्ट वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस ऑन द क्वेश्चंस of resolution for his removal but not in the case of equality of votes।
ठीक है। क्या कहा गया है इसमें 96 के क्लाउज 2 में इन्होंने कहा है कि स्पीकर जो है उसको कास्टिंग वोट डालने का भी राइट है पहले इंस्टेंस में, लेकिन कब, अगर रिजोल्यूशन का क्वेश्चन हो, अगर उसके हटाने से रिलेटेड क्वेश्चन हो, उसको रिमूवल करने से रिलेटेड क्वेश्चन हो, तब वो अपनी कास्टिंग वोट का यूज़ करेगा फर्स्ट इंस्टेंस में। बाकी अगर इक्वालिटी वोट, इक्वालिटी की बात आ रही है, उस केस में वो फर्स्ट इंस्टेंस में कास्टिंग वोट नहीं डाल सकता है अपनी, ठीक है। जब टाई हो जाएगा तभी डलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट स्पीकर शैल हैव एंड एक्सरसाइज ए कास्टिंग वोट इन द केस ऑफ एन इक्वालिटी ऑफ वोट्स। तो 21 आर्टिकल में कही गई है ये बात। 100, आर्टिकल 100। हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा, कौन थे? तो जीवी मावलंकर लोकसभा के पहले स्पीकर थे। और देखो कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है ये। जीवी मावलंकर वाज द स्पीकर ऑफ फर्स्ट लोकसभा। द नेम ऑफ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज गिवन बिलो। फर्स्ट कौन थे? जीवी मावलंकर थे और ये 1952 में बने थे, 56 तक रहे थे ये। फिर थे अनंत शय्यम आयंगर, सेकेंड लोकसभा स्पीकर। थर्ड थे सरदार हुकुम सिंह और फिर फोर्थ थे नीलम संजीव रेड्डी, 1967 से 69 में बने थे ये। गुरदयाल सिंह ढिल्लन, ये 1969 से 1975 में तक रहे थे। बलीराम भगत 76 से 77 तक रहे थे, 1976 से। नीलम संजीव रेड्डी फिर दोबारा बने थे 1977 में। केसी हेगड़े बने 1977 से 1980 तक। बलराम झाकर 1980 टू 1989 तक रहे हैं और फिर रवि रे 1989 से 1991 तक रहे हैं। सारी लिस्ट है, एक बार पढ़ लेंगे, कभी कभी लगाने को आ जाता है क्रम से भी, इसलिए देख लेना चाहिए। शिवराज पाटिल जो है 1991 से 1996 तक रहे थे। पीएस शंगमा 1996 से 1998 तक। जीएमसी बाल योगी 1998 से 2002 तक। और मनोहर जोशी रहे थे 2002 से 2004 तक। सोमनाथ चटर्जी 2004 से 2009 तक। फिर आए श्रीमती मीरा कुमार, फर्स्ट वोमेन लोकसभा स्पीकर भी हैं ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और कब रही है? 2009 से 2014 तक रही है। और ध्यान रखेंगे कौन से नंबर की थी? 16वें नंबर की थी। इनका क्रम भी ध्यान रखेंगे क्योंकि ये फर्स्ट वोमेन लोकसभा स्पीकर है। फिर है श्रीमती सुमित्रा महाजन, ये बनी है 2014 से 2019 तक रही हैं ये लोकसभा स्पीकर। और एट प्रेजेंट कौन है? ओम बिरला। और ये कौन से नंबर के हैं? 18वें नंबर के हैं ये ओम बिरला, और 2019 से अब तक यही लोकसभा के स्पीकर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट स्पीकर अगेंस्ट हुम ए मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस वाज मूव्ड इन द लोकसभा वाज। तो कौन थे? जीवी मावलंकर थे, पहले स्पीकर थे इनकी, जो इनके अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन चलाया गया था। आचार्य JB कृपलानी विद 21 पार्लियामेंट मेंबर ऑफ अपोजिशन मूव्ड ए नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट फर्स्ट लोकसभा स्पीकर जीवी मावलंकर on 15 December 1954. This motion was refused by Lok Sabha on 18 December 1954. नेक्स्ट है द फर्स्ट फीमेल स्पीकर ऑफ लोकसभा, कौन थी ये? मीरा कुमार। और कौन से नंबर की थी? ध्यान रखेंगे 16th नंबर की थी। द फर्स्ट वोमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा वाज मीरा कुमार। सी वाज चूजन अनअपोज्ड एज स्पीकर एंड सर्व्ड फ्रॉम जून 2009 से 2014 तक। नेक्स्ट है प्रेजेंट लोकसभा डिप्टी स्पीकर इज, कौन है डिप्टी स्पीकर? एट द टाइम ऑफ क्वेश्चंस इन 1999 में, अच्छा ये 1999 में क्वेश्चन पूछा गया था, उस टाइम पे PM सईद वाज द डिप्टी स्पीकर ऑफ द हाउस। चरणजीत सिंह अटवाल वाज द डिप्टी स्पीकर ऑफ 14th लोकसभा। करिया मुंडा ये थे 15th लोकसभा के डिप्टी स्पीकर। और M थम्बादुरई वाज द डिप्टी स्पीकर ऑफ द 16th लोकसभा। करंटली द पोस्ट ऑफ द डिप्टी स्पीकर लोकसभा इज वैकेंट। एट प्रेजेंट में कोई नहीं है, एक पोस्ट खाली है। और इससे पहले कौन थे? उनका नाम ध्यान रखेंगे, M थम्बादुरई 16वें नंबर के डिप्टी स्पीकर थे लोकसभा के। नेक्स्ट, इन केस द डिप्टी स्पीकर इज प्रिसाइडिंग द लोकसभा ही हैज़ राइट टू, कौन सा राइट है इनके पास? वोट इन द इवेंट ऑफ इक्वेलिटी ऑफ वोट्स, ठीक है, वोट डाल सकते हैं अगर इक्वेलिटी हो जाती है वोट की। According to Article 95 of the Indian Constitution, when the office of Speaker is vacant, it shall be performed by Deputy Speaker, where he can vote in the event of an equality of votes, while others are not the right of Speaker. ठीक है,
चलिए नेक्स्ट है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट ट्राइबल स्पीकर ऑफ लोकसभा। कौन थे? ये थे पी ए संगमा। ये ट्राइबल लोकसभा के पहले ट्राइबल स्पीकर थे। पी ए संगमा बिकेम द फर्स्ट ट्राइबल स्पीकर ऑफ लोकसभा इन 1996। नेक्स्ट है, द लोकसभा सेक्रेटरीट कम्स अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द। किसके कंट्रोल में आता है लोकसभा का सेक्रेटरीट? तो ये होते हैं लोकसभा के स्पीकर के। लोकसभा सेक्रेटरीट वर्क्स अंडर द डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द स्पीकर ऑफ द हाउस। द सेक्रेटरीट हैज सुप्रीम अथॉरिटी ओवर इट्स एम्प्लॉइज, प्रीमिसाइज एंड एसेट्स ऑफ द पार्लियामेंट, एक्सरसाइज हिज अथॉरिटी थ्रू सेक्रेटरी एज प्रोवाइडेड बाय आर्टिकल 98। इनको ये सब प्रोवाइड करता है रूल्स 124 और 124 का ए। फिर है, द लोकसभा सेक्रेटरीट कम्स अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ। तो किसमें? लोकसभा स्पीकर के अंडर में आते हैं ये। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? ही हैज़ ए राइट टू वोट इन द पार्लियामेंट। ये ट्रू नहीं है। बाकी ट्रू है, ही इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ द कैबिनेट, ये भी सही है। और ही हैज़ द राइट टू स्पीक इन द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ये भी करेक्ट है, बट उनको वोट का राइट नहीं होता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अंडर आर्टिकल 76 हैज़ प्रोवाइडेड ऑफिस ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड मैं टॉपिक करा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है उसको तो लास्ट की वीडियो देख लेंगे। लास्ट की शायद 2 या 3 वीडियो है ना, उसके अंदर ही मिल जाएगा ये टॉपिक। आर्टिकल 88 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द राइट ऑफ अटॉर्नी जनरल विद रेस्पेक्ट टू द हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड इट्स कमिटीज़। ही हैज़ द राइट टू स्पीक एंड टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट और देयर जॉइंट सीटिंग्स। ठीक है, और स्पीक करने का भी राइट है इसको। पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में भी पार्टिसिपेट करते हैं, जॉइंट सीटिंग में भी पार्टिसिपेट करते हैं। एनी कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ विच ही मे बी नेम्ड ए मेंबर बट विदाउट ए राइट टू वोट। लेकिन उनको वोट का राइट नहीं होता है। अटॉर्नी जनरल इज नॉट ए मेंबर ऑफ द कैबिनेट के मेंबर नहीं होते हैं ये। थ्रू ही कुड बी इन्वाइटेड टू अटेंड इट्स मीटिंग इफ रिक्वायर्ड। ठीक है। इन द केस ऑफ इलेक्शन टू द लोकसभा द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिटेड बाय जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स एंड SC/ST कैटेगरी कैंडिडेट्स रेस्पेक्टिवली इज। तो कितनी होती है जो सिक्योरिटी डिपॉजिट की जाती है इलेक्शन से पहले? जो मेंबर इलेक्शन लड़ते हैं उनके द्वारा कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट करी जाती है। तो पूछ रहे हैं कि वो कितनी है, जनरल कैटेगरी के लिए कितनी है, SC/ST के लिए कितनी है। एट द टाइम ऑफ दिस क्वेश्चन द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉर जनरल कैटेगरी कैंडिडेट एंड SC/ST कैटेगरी वाज 10,000। जनरल के लिए 10,000 थी, SC/ST के लिए 5,000 थी। बट इलेक्शन कमीशन इंक्रीज्ड द सिक्योरिटी डिपॉजिट 2010 में इसको इंक्रीज कर दिया गया है और अब होगी है लोकसभा इलेक्शन के लिए जनरल कैटेगरी के लिए हो गए हैं 25,000 रुपये और SC/ST के लिए हो गए हैं 12,500 रुपये। ठीक है, 12,500। और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें तो इसमें जनरल कैटेगरी के लिए सिक्योरिटी होगी है अब 10,000 की और SC/ST की होगी है कितनी, 5,000 की। नेक्स्ट है, द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय। कौन अपॉइंट करते हैं इनको? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 76 हैज़ प्रोवाइडेड फॉर द ऑफिस ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ही इज़ द हाइएस्ट लॉ ऑफिसर इन द कंट्री। ही इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। जब तक प्रेसिडेंट चाहेंगे तब तक ये अपने ऑफिस पे पद पे रहते हैं। It means that he has no security to tenure. He can be removed by the president anytime. At which the following stage general discussion on a bill take place in the Lok Sabha. तो ये है during second reading. There are 3 stages under which a bill has to pass. 3 स्टेज होती हैं जब बिल पास होता है लोकसभा में। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, लीव इज़ आस्क्ड फॉर द इंट्रोडक्शन टू द बिल। पहले उसमें तो इंट्रोडक्शन होता है बिल का। एंड इफ़ ग्रांटेड बिल इज़ इंट्रोड्यूस्ड। द सेकेंड स्टेज ऑफ रीडिंग ऑफ बिल कंसिस्ट ऑफ कंसिडरेशन ऑफ बिल विच ओकर इन 2 स्टेज। ठीक है, दूसरे में उस पर विचार किया जाता है बिल पे। एट फर्स्ट स्टेज द जनरल डिस्कशन ऑन द बिल एज ए होल एंड सेकेंड स्टेज क्लाउज बाय क्लाउज कंसिडरेशन ऑफ बिल एज इंट्रोड्यूस्ड और रिपोर्टेड बाय सेलेक्ट और जॉइंट कमेटी। ठीक है, पहले में तो उसको सेकंड में तो उस पर कंसिड्रेशन कर लिया जाता है और दूसरी बार बिल पर मतलब उसको क्लाउज बाय क्लाउज उसका उस पर डीपली डिस्कशन होता है फिर।
एट थर्ड स्टेज रीडिंग डिबेट इज़ कन्फाइंड, तीसरे में क्या होता है, उसमें रीडिंग में डिबेट होती है, इज़ कन्फाइंड टू द आर्ग्यूमेंट आफ्टर द मेंबर इन चार्ज कैन मूव द बिल इज पास, और उसके बाद एक बिल पास होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लोकसभा इन कंपेरिजन टू द राज्यसभा, तो कौन सी एक्सक्लूसिव पावर दी गई है लोकसभा को जो राज्यसभा के पास नहीं है, तो आंसर हो गया है इसका बी, ए मनी एंड फाइनेंस बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन द लोकसभा, ठीक है, केवल जो मनी बिल होते हैं, फाइनेंस से रिलेटेड बिल होते हैं, केवल लोकसभा में इंट्रोड्यूस होते हैं। सेकेंड है रिगार्डिंग द रिजेक्शन और अमेंडमेंट ऑफ मनी बिल, मनी बिल से रिलेटेड जितने भी मतलब मनी बिल तो पूरी तरह से लोकसभा के ही अंडर में आता है, इसमें राज्यसभा काम नहीं कर सकता इस बिल पे। अकाउंटेबिलिटी ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये भी सही है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लोकसभा के प्रति अकाउंटेबल होती है, राज्यसभा के प्रति तो नहीं होती है। कंसर्निंग द क्रिएशन ऑफ वन और मोर ऑल इंडिया सर्विस, ये दोनों ये राज्यसभा के अंडर में आता है काम, आंसर हो गया इसका सेकेंड। द लोकसभा इन कंपेरिजन ऑफ राज्यसभा हैज एक्सक्लूसिव पावर इन रिगार्ड टू इंट्रोडक्शन ऑफ मनी बिल, इट्स रिजेक्शन अमेंडमेंट एज प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 109 में कहा गया है, और द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज टू द हाउस ऑफ द पीपल एज प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 75 क्लाउज 3, वेयर इज राज्यसभा हैज एक्सक्लूसिव पावर विद रिगार्ड टू द क्रिएशन ऑफ वन और मोर ऑल इंडिया सर्विस, ये जो है ऑल इंडिया सर्विस की क्रिएशन से रिलेटेड पावर ये राज्यसभा के पास है, और आर्टिकल कौन सा है, ये आर्टिकल 312 इससे रिलेटेड है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, ये सारे स्टेटमेंट देखने और इनमें से बताना है कौन सा करेक्ट नहीं है, तो करेक्ट नहीं है आंसर है इसका बी, फिफ्थ और सिक्स्थ करेक्ट नहीं है, बाकी करेक्ट है। ईच मनी बिल इज़ फाइनेंस बिल, ये करेक्ट है। ईच फाइनेंस बिल इज़ नॉट ए मनी बिल, ये भी करेक्ट है। फाइनेंस बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा ओनली, यस, ये भी करेक्ट है। फाइनेंस बिल इज प्रिसाइन्ड बाय द प्रेजिडेंट, यस, प्रेजिडेंट के साइन किए जाते हैं फाइनेंस बिल पे, ये भी करेक्ट है। राज्यसभा कैन डिटेन द फाइनेंस बिल, फाइनेंस से रिलेटेड बात राज्यसभा में की नहीं है, ठीक है, ये क्या है, रॉन्ग है, ये लोकसभा से रिलेटेड बिल है। प्रेजिडेंट कैन नॉट रिफ्यूज़ टू साइन ऑन फाइनेंस बिल, ये भी रॉन्ग है, वो रिफ्यूज़ कर सकता है। राज्यसभा कैन अमेंड द फाइनेंस बिल, फाइनेंस बिल को राज्यसभा अमेंड कर सकती है, तो ठीक है ये भी, क्योंकि पहले लोकसभा में पास हो जाता है उसके बाद राज्यसभा के पास जाता है। ऑन द डेडलॉक ऑन फाइनेंस बिल जॉइंट सेशन कैन बी कॉल्ड, यस, जॉइंट सेशन को कॉल कर सकते हैं, बुला सकते हैं, ठीक है, आंसर हो गया इसका बी। मनी बिल फाइंड्स मेंशन इन आर्टिकल 110 में मनी बिल की बात हुई है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ईच मनी बिल इज ए फाइनेंशियल बिल, हाउएवर ईच फाइनेंशियल बिल इज नॉट ए मनी बिल, ठीक है, ये स्टेटमेंट ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। फाइनेंस बिल एंड मनी बिल बोथ कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन द लोकसभा, ये दोनों इन लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं, एंड ओनली द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेजिडेंट की रिकमेंडेशन पे। राज्यसभा हैज़ टू रिटर्न द मनी बिल विद और विदाउट रिकमेंडेशन विद इन 14 डेज, ठीक है, बिना किसी रिकमेंडेशन के वो 14 डेज के अंदर इसको वापस कर देती है। द काउंसिल ऑफ स्टेट कैन मेक अमेंडमेंट्स इन इट, इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट ऑन फाइनेंस बिल ए जॉइंट सेशन कैन बी कॉल्ड, ठीक है, अगर डिसएग्रीमेंट होता है तो उस पर एक जॉइंट सेशन भी बुलाया जा सकता है। द प्रेजिडेंट कैन रिटर्न ए फाइनेंस बिल फॉर रिकन्सिडरेशन बाय द हाउस, और प्रेजिडेंट को ये राइट है कि वो लोकसभा को फाइनेंस बिल पे रिकन्सिडरेशन करने के लिए उसको वापस भेज सकता है फाइनेंस बिल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मनी बिल इज डिफाइंड इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो ये आर्टिकल 110 में मनी बिल की बात कही गई है। फिर एक कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिलेशन टू वोमेन मेंबर ऑफ 15 लोकसभा, तो क्या है, दे आर लेस देन 10% ऑफ टोटल मेंबर्स, फर्स्ट सेक्शन है मैक्सिमम ऑफ देम बिलोंग टू इंडियन नेशनल कांग्रेस, और 3 मेंबर्स आर इलेक्टेड फ्रॉम राजस्थान, मैक्सिमम वोमेन मेंबर्स आर इलेक्टेड फ्रॉम उत्तर प्रदेश, तो कब की बात हो रही है, 2013 की बात हो रही है, एट प्रेजेंट में देखते हैं। इन 17th लोकसभा द नंबर ऑफ वोमेन मेंबर्स वाज मोर देन 14% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, ठीक है, कितनी है वोमेन की संख्या,
14% है 17th लोकसभा में। देयर वर टोटल 78 वोमेन हैड प्रेजेंट में, आउट ऑफ विच 6 जो हैं वे INC से हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस से, एंड 41 BJP से हैं। हाईएस्ट नंबर ऑफ वोमेन वर इलेक्टेड फ्रॉम यूपी, सबसे ज़्यादा यूपी से चुनी गई हैं महिलाएं, और उसके बाद में वेस्ट बंगाल से। तो ये हो गया आज का टॉपिक कंप्लीट। ये पार्लियामेंट का फर्स्ट टॉपिक था। फर्स्ट टॉपिक में 100 क्वेश्चंस थे, अलग अलग क्लास में कंप्लीट करवा दिए हैं। कल पार्लियामेंट का ही दूसरा सेशन चलेगा, ठीक है, क्योंकि टॉपिक बहुत बड़ा है और एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए छोड़ नहीं सकते हैं इस टॉपिक को बिल्कुल भी। चलिए, तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।